फ्रेंड्स, भारत में आर्थिक अपराधों की बात होती है तो अक्सर कुछ पुराने नाम सामने आते हैं, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी। लेकिन महादेव बेटिंग ऐप एक ऐसा मामला था जिसने न केवल जांच एजेंसियों को चौंका दिया था, बल्कि यह भी दिखाया था कि डिजिटल युग में अपराध किस तरह नया रूप ले चुका है। महादेव ऐप की कहानी किसी बड़े कॉरपोरेट घोटाले की तरह नहीं शुरू हुई थी, बल्कि एक छोटे स्तर के ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया, जिसे बाद में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर एक बड़े नेटवर्क में बदल दिया। शुरुआत में यह सिर्फ क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने का जरिया था, लेकिन धीरे धीरे यह प्लेटफॉर्म हर तरह की घटनाओं, खेल, चुनाव, यहाँ तक कि लोकल इवेंट्स पर भी सट्टा लगाने का माध्यम बन गया। इस पूरे सिस्टम की सबसे खास बात यह थी कि इसे पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल नेटवर्क के जरिए फैलाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल और एजेंट्स के जरिए यूजर्स को जोड़ा जाता था। एक बार कोई व्यक्ति इसमें जुड़ जाता तो उसे लगातार खेलने और पैसे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। धीरे धीरे यह एक ऐसी चेन बन गई जिसमें हजारों लोग शामिल हो गए और करोड़ों रुपए का लेन देन होने लगा। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे यह नेटवर्क बढ़ा, वैसे वैसे इसे भारत से बाहर शिफ्ट किया गया। दुबई जैसे देशों से इसका संचालन होने लगा, जहां से भारतीय कानून की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है। यही वह मोड़ था जहां महादेव ऐप एक साधारण सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से निकलकर एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में बदल गया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन में हवाला नेटवर्क का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। पैसे को सीधे बैंकिंग सिस्टम से ट्रांसफर करने के बजाय उसे अलग अलग रास्तों से घुमाया जाता ताकि उसका सोर्स छिपाया जा सके। यही प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है और इसी आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में एंट्री ली। इस केस ने अचानक तब सुर्खियां बटोरी जब सौरभ चंद्राकर की दुबई में भव्य शादी की खबर सामने आई। बताया गया कि इस शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए और कई बड़े नाम इसमें शामिल हुए। यह सिर्फ एक निजी आयोजन भर नहीं था, बल्कि इसने जांच एजेंसियों को यह संकेत दिया कि इस नेटवर्क के पीछे कितनी बड़ी आर्थिक ताकत काम कर रही है। इसके बाद जांच तेज हुई और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। फर्जी कंपनियों का जाल, विदेशी खातों में जमा पैसा और बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन, यह सब इस केस का हिस्सा बन गए। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिससे यह साफ हो गया कि यह मामला सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। इस बीच एक बड़ा कानूनी सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाएगा या नहीं। भारत में इस तरह के मामलों के लिए एक खास कानून है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के आर्थिक अपराध में शामिल होकर देश छोड़ता है और वापस नहीं आता, तो उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। अब यह पूरा मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को भारत सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई यह प्रक्रिया केवल एक कानूनी कदम नहीं है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिल सकता है। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में ईडी ने याचिका दायर कर दोनों आरोपियों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 यानी कि FEOA के तहत भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। इस पर फैसला जल्द आने की संभावना है। अगर अदालत इस याचिका को स्वीकार कर लेती है, जो लग रहा है कर लेगी, तो यह केवल एक टैग नहीं होगा, बल्कि इसके साथ गंभीर कानूनी परिणाम भी जुड़े होंगे। भारत में उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा और वे किसी भी सिविल मामले में अपनी तरफ से दावा या बचाव करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। FEOA की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल संपत्ति अटैच नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरीके से सरकार के अधिकार में दे देता है। यानी अगर चंद्राकर और उप्पल FEO घोषित होते हैं, भगोड़ा घोषित होते हैं, तो उनकी भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियां, चाहे वे सीधे उनके नाम पर हों या किसी और के जरिए, सरकार के कब्जे में आ सकती है। इतना ही नहीं, कानून यह भी कहता है कि आरोपी को खुद अदालत में पेश होना होगा।
यानी कि अब उनके लिए केवल वकील के माध्यम से जवाब देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यही वजह है कि यह कानून भगोड़ों पर दबाव बनाने की एक शक्तिशाली हथियार बन चुका है। बहरहाल इस मामले में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने कई सम्मन के बावजूद अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने अपने वकीलों के जरिए जवाब जरूर भेजे हैं, लेकिन कानून की नजर में यह पर्याप्त नहीं है। यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है कि आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है। दोनों आरोपी फिलहाल इंटरपोल के रेड नोटिस को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स यानी कि CCF का दरवाजा खटखटाया है। यह वह संस्था होती है जो यह जांच करती है कि रेड नोटिस नियमों के अनुसार जारी किया गया है या नहीं। लेकिन ईडी ने इस चुनौती का कड़ा विरोध करते हुए विस्तृत चार्जशीट और सबूत पेश किए हैं और मांग की है कि आरोपियों की अपील खारिज की जाए। यदि दोनों को FEO यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है तो इसका सीधा असर उनके रेड नोटिस पर भी पड़ेगा। इससे स्थापित हो जाएगा कि वे केवल जांच के दायरे में ही नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से भारतीय कानून से बच रहे हैं। इससे इंटरपोल के सामने भारत का पक्ष और मजबूत होगा और रेड नोटिस को हटाना या कमजोर करने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। UAE की अदालतें यह देखती हैं कि क्या आरोपी के खिलाफ ठोस न्यायिक आदेश है और क्या वह जानबूझकर न्याय से बच रहा है। FEO का दर्जा इन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। इसलिए भले ही रेड नोटिस में कोई बदलाव हो, फिर भी UAE की अदालतें भारत के पक्ष में निर्णय के लिए स्वतंत्र होंगी यदि उन्हें पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं। महादेव का यह मामला केवल सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जैसी गंभीर गतिविधियों के आरोप शामिल हैं। यही वजह है कि भारत सरकार इस मामले को एक उदाहरण के रूप में देख रही है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक मजबूत संदेश दिया जा सके। अगर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को आधिकारिक रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वे उन नामों की सूची में शामिल हो जाएंगे जो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं और जिनके खिलाफ भारत में लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। इस सूची में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए यह साफ है कि सरकार अब केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कार्रवाई करने की रणनीति पर काम कर रही है। FEO का दर्जा उसी रणनीति का हिस्सा है जो न केवल आरोपियों को भारत लौटने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि उनकी आर्थिक ताकत को भी खत्म कर सकता है। अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी अदालत जो है कार्रवाई करते हुए इनको भगोड़ा घोषित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।